जब शिल्पी की शादी हुई तब उसकी उम्र 24 वर्ष थी। वो भी अन्य लड़कियों की तरह अपने जीवन साथी की अर्धांगिनी बन उसके सुख दुख बांटने ससुराल आ गई। वो पढ़ी लिखी तो थी ही, सुलझी और समझदार भी थी, वरना पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने बूढ़े पिता का मान रखने की खातिर शादी के लिए बिना एक शब्द कहे राजी न हो जाती। कुछ बातें हम किताबों से सीखते हैं और कुछ हमें वक्त सिखा देता है। शिल्पी जवानी के दहलीज पर पांव रख ही रही थी कि माँ को बीमारी ने छीन लिया। अभी वो कुछ समझ ही पाती कि घर की अकेली युवती होने से सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आन पड़ी। बूढ़े पिता एकमात्र घर के कमाऊ सदस्य थे, जो दिन भर खेतों पर पिसकर गृहस्थी की चक्की चला रहे थे। दोनों बड़े भाई निठल्ले और कामचोर थे, तो छोटा भाई अभी स्कूल जाता था। चौके बर्तन से लेकर बाजार हाट सब शिल्पी को ही करने पड़ते। भावज अपने कमरे में पड़ी रहती और खाना बनाना ही एकमात्र जिम्मेदारी समझती थीं। घर में दो जवान भाई होते हुए भी घर की सारी फिक्र शिल्पी को ही करनी पड़ती। बड़े भैया रामवचन ताश खेलना और गप्पे लड़ाकर दिन पार कर देना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझते, तो मझले भैया कॉलेज जाने के बहाने आवारागर्दी करते, लड़कियां छेड़ते। पराये धन को कोई कब तक अपने पास रख सकता है, सो बूढ़े पिता ने बेटी की शादी उचित वर देखकर कर दी। बेटी के ससुराल जाते ही घर की रौनक जाती रही। अब घर काटने को दौड़ता था। शिल्पी सौभाग्यशाली थी जो उसे ससुराल अच्छी भले न मिली, लेकिन पति समझदार मिला। सास और ननद के बात बात पर ताने सुनने के बाद भी वह व्यथित नहीं होती। वो जानती थी कि नई गृहस्थी बसाने में बर्तन आवाज़ करते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। लेकिन जब दान दहेज के लिए उसे खूब जली कटी सुनाई जाती तो उसका मन व्यथित हो जाता। आखिर उसके पिता ने हर पिताओं की तरह अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दहेज दिया, लेकिन आदतन ससुराल वालों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। आखिर मोटरसाइकिल की जिद पकड़े ससुर राम प्रसाद की इच्छा उसका बूढ़ा लाचार बाप पूरी नहीं कर सका था। शिल्पी उनकी जली कटी बातें सुनकर खून का घोंट पीकर रह जाती। आज उसके हाथ में कुछ नहीं था। यदि उसके भाई निठल्ले न होते तो क्या उसे इस तरह से ताने सहने पड़ते। हालांकि शिल्पी जानती थी कि दहेज मानसिक समस्या है। लड़की वाले चाहे जितना दहेज दे दें, लड़के वालों का पेट खाली ही रहता है। शिल्पी ने एक दिन दबी जुबान से पति से अपनी छूटी पढ़ाई को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। पति अवधेश भी पढ़े लिखे थे, पढ़ाई का महत्व वो समझते थे, सो उन्होंने सहमति दे दी। शिल्पी को तो मानो मन की मुराद मिल गई। उधर शिल्पी के ससुराल आते ही मायके में उसकी भावज ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। रामवचन बीवी के पल्ले में बंधा हुआ आदमी था, सो जो वो कहती वही करता। बात बंटवारे तक आ गई तो शिल्पी को खबर हुई। जब शिल्पी मायके आई तो उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आया। जैसा घर वो छोड़ कर गई थी वैसा अब कुछ न बचा था। फांकों के नौबत आ गए थे। छोटा भाई स्कूल तो जाता था, लेकिन दोनों जवान भाई कमाने की उम्र में जुए और शराब में घर लुटाने को आमादा थे। शिल्पी से अब घर की हालत देखी न गई। बाबू अब चरपाई पर आ चुके थे। घर संभालने की जिम्मेदारी रामवचन और मझले भैया पर थी, लेकिन वो दूसरी ही दुनिया में खोए हुए थे। शिल्पी ने उम्मीद न होते हुए भी भावज को समझाने का निर्णय लिया। भाभी, घर की हालत तुमसे छिपी नहीं है।
दोनों भैया पूरा दिन ऐसे ही गुजार कर शाम को शराब पी लेते हैं। खेती है तो वो भी पड़ती पड़ी रहती है। भैया हफ्ते में 2 दिन मजूरी कर जो कमाते हैं वो जुए और शराब में लुटा देते हैं। आगे तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे तो क्या उन्हें सड़क पर पालोगी? बिट्टी हमारी वो सुनते ही नहीं है। कह कह कर थक गई कि शराब न पियो, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। उनकी देखा देखी देवर भी शराब पीने लगे हैं। उसने इतना कहा और रोने लगी। शिल्पी ने जब भाभी के मुंह से ऐसा सुना तो उसे आशा की एक किरण नजर आई। उसे लगा कि भाभी को समझाने से घर टूटने से बच सकता है। भाभी, स्त्री के हाथ में घर की बागडोर होती है। वो जिस ओर चाहे घर को ले जा सकती है। घर को स्वर्ग या नरक बनाना स्त्री के हाथ में होता है। तुम चाहो तो सबको सही दिशा दे सकती हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। पत्नी ये अच्छे से जानती है कि पति को कैसे समझाना है। शिल्पी ने अंतिम वाक्य कहकर संकेतों में ही भावज से बड़ी बात कह दी थी। काफ़ी देर तक भावज को समझाने के बाद शिल्पी ससुराल लौट आई। दिन बीतते रहे। भाग्य ने खेल दिखाया। शिल्पी शिक्षिका बन गई। उधर मायके में शिल्पी के भावज को समझाना रंग लाया और धीरे धीरे रामवचन और मझले भैया की बुरी आदतें जाती रही। वो अब अपने खेतों में खूब मेहनत करते। खेती से बचे समय का भी वो सदुपयोग करते। अतः उनकी गरीबी जाती रही। बस इतनी सी है कहानी।